बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे जैसा कि मैं आपके साथ सोशल इश्यूज़ डिस्कस करती हूँ, आपके ख़ानदानी मामलात, आपके लोगों के साथ हालात व वाक़यात। बहुत से लोग मेरे साथ ईमेल पर मेरी बहुत सी स्टोरीज़ शेयर कर रहे हैं और उन स्टोरीज़ को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई उनसे कुछ सीख सके। जहाँ पर आप लोगों के आम मामलात, दुनियावी मामलात जो है घरेलू मामलात डिस्कस करते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हम दुनिया में बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम उनके चेहरे नहीं पहचान पाते। हमें लगता है ना कि ये शख्स जो हमारे सामने है, ये हमसे जैसे बात कर रहा है वो वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ऐसा मामला मेरे सामने रिपोर्ट हुआ है जहाँ पर एक बड़ी ही शरीफ फैमिली है, सादी सी फैमिली है। दुनिया के अंदर मौजूद इन भेड़ों के बारे में वो नहीं जानती थी और जब उन्होंने एक अच्छाई की, मैं हमेशा सोचती थी कि इसका मतलब क्या होता है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। फिर बहुत से वाक़यात एक-एक करके सामने आना शुरू हुए और हज़रत अली के इस फरमान की अक्कासी करते दिखाई दिए। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस पर एहसान करो, उसके शर से डरो। अब हुआ कुछ इस तरह से, एहसान तो किया, उनको मजबूरी में करना पड़ा, लेकिन हुआ क्या, ज़रा वाक़या सुनिएगा। सरगोदा का इलाका है। सरगोदा में ये अलियार नामी साहब हैं। ये रिटायर्ड अफ़सर रहे हैं और ये यहाँ पर रहते हैं, फ़ैमिली के सरबराह हैं, इनके 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है और 1 बेटी है। बेटा और बेटी में से ये बताया जा रहा था कि इनका जो बेटा है वो कुछ इतना ख़ास काम वग़ैरह नहीं करता था या ग़ालिबन उसके पास नौकरी नहीं थी। जबकि बेटी जो है वो तमाम तर अखराजात जो है घर के वो उठाती थी, नौकरी वो कर रही थी और घर के मामलात जो है वो चल रहे थे। और जो अलियार साहब हैं वो काफ़ी बीमार भी रहते थे, बहुत ज़ईफ़ भी थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं शमीम देख रही थी। अब शमीम जहाँ पर नौकरी करती थी वहाँ पर अपने आप को मालूम ही है, कोलीग्स होते हैं, कोलीग्स के साथ आप बातें करते हैं, आप बात करते हैं, ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। तो वहीं पर शमीम का एक कोलीग था और उसके साथ उसने डिस्कस किया कि घर के हालात जो है मेरे अच्छे नहीं हैं। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। ग़ालिबन भाई को कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी थे या कुछ मामला था कि जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहे थे। मेंटली बिल्कुल ठीक थे, लेकिन थोड़े से मामलात थे उनके जिसकी वजह से वो जॉब नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है कि जब उन्होंने ये बातें सारी की अपने कोलीग के साथ, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि जब तक तुम पाकिस्तान में रहोगी तो ये छोटी-मोटी नौकरियाँ करती रहोगी। मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करो, दुबई जाओ कि आगे पीछे जाओ ताकि कुछ अच्छा कर सको। बाहर जाओगी डॉलर्स में कमाओगी, दुबई जाओगी रियाल में कमाओ, आप बेहतर दिनार में कमाओ, थोड़ा बेहतर हो जाएँगे, आपके हालात अच्छे हो जाएँगे। तो वो कहती है ठीक है, मेरी मदद करो, मैं किसके पास जाऊँ? तो वो इसको एक बंदे के बारे में बताता है जो कि लोगों को बाहर भिजवाता है काम के सिलसिले में, कभी लीगल तरीके से, कभी इल्लीगल तरीके से, कभी वीज़ा लगवा दिया, भिजवा दिया, उसके बाद आगे आपका काम है आप सँभालें या जो भी करें और इस तरह से। अब जब ये लड़की है इसको इसके जो कुलीग थे उन्होंने कुछ बताया और एक अबू बकर नामी शख्स है जिसकी बाकायदा ये एक कंपनी वो चला रहा था, लोगों को वीज़े प्रोवाइड करना, उनको बाहर भिजवाना, ये सब चीज़ें। अब वो अबू बकर के फ़ोन नंबर जो है इनके साथ शेयर कर देता है और ये खातून जो है, ये लड़की जो है, ये उसके साथ राब्ते में आ जाती है। अच्छा, जब राब्ते में आती है तो वो उसको डेट्स पे डेट्स बताता है, कुछ पैसे, कुछ फ़ीस जमा कराती है और उसके बाद कुछ चीज़ें जब थोड़ा-सा उसे लगता है कि आगे चल सकती हैं, तो वो एक दिन शमीम को कहता है कि आप ऑफ़िस आ जाइएगा। शमीम अपने भाई के साथ ऑफ़िस पहुँचती है। वहाँ पर ये बैठते हैं, बातचीत होती है और उसके बाद अबू बकर जो है इसको कुछ चीज़ें बताता है कि आपने ये तमाम चीज़ें पूरी करनी है और उसके बाद आपका मामला इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगा। वो तमाम चीज़ें पूरी करती है, मज़ीद कुछ फ़ीस ली जाती है और ये अपने घर वापस आ जाती है। उसके बाद दोबारा से अबू बकर इसको बुलाता है अगले कुछ 4-5 दिन के अंदर। जब वो आती है और कहता है कि बस आपका काम तकरीबन हो गया, ये बड़ी खुश होती है, तमाम फ़ीस बाकी की रिमेनिंग फ़ीस के साथ और चीज़ों के साथ वहाँ दफ़्तर पहुँचती है। अब जब वहाँ दफ़्तर पहुँचती है तो अबू बकर जो है इसके भाई को कहता है कि ये कुछ कागज़ात हैं, इनको एक तो आपने फ़ोटोकॉपी कराना है और उसके अलावा आपने इनमें से कुछ चीज़ें उनको अटेस्ट कराना है। फ़ोटोकॉपी तो चले थोड़ा-सा फ़ासला था, 5-10 मिनट का फ़ासला वहाँ से जाके करा सकता था, लेकिन आम तौर पे तो इस तरह के जो होते हैं दफ़्तर होते हैं, उनके पास अपने फ़ोटोकॉपियर मशीन होती है। लेकिन उस दिन वो कहता है कि मेरी मशीन ख़राब है, तो आप जाके वहाँ से करा लीजिए और साथ में वो उसे अटेस्ट कराने को भी कहता है। अब अटेस्ट आपको मालूम ही है किसी सरकारी अफ़सर ने करना होता है, इसके लिए वो उसे बताता है कि वहाँ सामने एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब हैं, जाके आप सरकारी डॉक्टर हैं, उनसे जाके टेस्ट करा लाइए। ये साहब जो हैं, ये भाई जो है इसका, वो कहता है अच्छा ठीक है, बहन को कहता है आप यहीं बैठे, क्योंकि उस वक़्त वो कहता है कि चीज़ें वो समझना चाह रही थी और वो उसे कहता है मैं आपको चीज़ें भी समझा देता हूँ, मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे और ये वो, और ये कहकर भाई को वो रवाना कर देता है। अब भाई जो है
वो रवाना हो जाता है और ये लड़की जो है वहाँ बैठी होती है। कोई तकरीबन घंटे, सवा घंटे बाद वो वापस आता है, तो परेशान हो जाता है कि बहन जो है दफ़्तर के बाहर बैठी होती है, दफ़्तर को ताला लगा होता है और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बहन का हाल बुरा होता है, बाल बिखरे होते हैं, वो रो रही होती है। इस पे भाई परेशान होता है एकदम, उसके हाथ से कागज़ात गिर जाते हैं। बहन से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो वो उसे बताती है कि मेरे साथ उसने ज़्यादती की है। उसके बाद इसके भाई के पाँव तले तो ज़मीन निकल जाती है। वो फ़ोन करता है फ़ौरन ही और फिर उधर वहाँ पर पुलिस वगैरह आती है, उसके मामू भी आते हैं और उसके बाद ये थाने जाते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जब रिपोर्ट होती है तो बाकायदा तौर पे मेडिकल होता है सबसे पहले। उसका मेडिकल भी हुआ यकीनन और उसके बाद रिपोर्ट भी दर्ज हुई। उस शख्स को पकड़ा जाता है। ज़ाहिर-सी बात है उसका दफ़्तर है, उसके वेयर अबाउट्स पता ही होंगे, वो जो कुछ भी होता है छापे मारे जाते हैं। वो शख्स गिरफ़्तार होता है और उसके ऊपर बाकायदा जो है मुकदमे का इंदराज होता है, मामलात आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ अलमिया है, गरीब को दबाया जाता है, गरीब को लालच दिया जाता है, गरीब के साथ अच्छाई का कहकर उसको फँसाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो ये शख्स अबू बकर था, इसकी फ़ैमिली थोड़ी तगड़ी थी, उसने अप्रोच किया इनकी फ़ैमिली को, थोड़ा डराया, थोड़े पैसे की ऑफ़र की। वो लोग पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी वाले थे, उन्हें कहा गया कि आपको बाहर भिजवाएँगे, आप बस ये चीज़ें वापस ले लें, वरना आपको पता है आपकी बेटी की बहुत बदनामी हो जाएगी, मीडिया भी आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर वो लड़की जो है उसके घर वाले डर जाते हैं और वो एक दरख्वास्त लड़की जाकर देती है और अपना केस वापस ले लेती है। इन्होंने इनके साथ मामलात तय किए थे कि हम आपको बाहर भिजवाएँगे, कुछ पैसे भी दिए गए और कुछ बाहर जाने के लिए कागज़ात भी रेडी किए गए। लेकिन उसके बाद वो ना सिर्फ ये कि इन बातों से फिर गए, बल्कि कुछ ही दिनों के बाद यानी विदिन अ वीक उस शख्स की तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो अदालत में दी जाती है और अदालत में नहीं, एफआईआर कटाई जाती है इसी लड़की के खिलाफ और कहा जाता है कि इन्होंने बाकायदा तौर पे हमें फंसाया। उस लड़के ने इसमें ये कहा कि मैं दफ्तर में ही बैठा था, ये सब कुछ काम जो है ये बिल्कुल था, मैं काम करके दे रहा था। इसका भाई जो है ये बाकायदा प्लानिंग की गई। मैं दफ़्तर से बाहर निकल गया था नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने दफ़्तर लॉक किया, वो बाहर बैठ के अपने भाई का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसने कहा कि हम फिर चले जाएँगे और मैंने उनसे कहा कि आप फिर दफ़्तर ये कागज़ात जो है साथ वाले दफ़्तर में जमा करा दीजिएगा। मुझे जल्दी है, मैं नमाज़ के बाद वापस नहीं आऊँगा दफ़्तर। तो वो कहते हैं कि क्योंकि उसको देर काफ़ी हो गई थी, घंटे से ऊपर हो गया था, इसलिए मैं चला गया था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे जाने के बाद तो कहानी ही बदल गई और मुझे पता लगा कि यूँ मुझे इस केस में नामज़द कर दिया गया है। लेकिन ये शख्स जो है ये झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि कभी भी एफआईआर जो है ये मेडिकल वगैरह के बगैर नहीं कटती है, ये कटी। इसका मतलब ये है कि लड़की के साथ कुछ तो हुआ था। लड़की वालों ने एहसान किया, एहसान का उनको ऐसा झटका लगा कि देखिए एक तो केस उन्होंने वापस ले लिया था, तो उन लोगों को भी चाहिए था कि खामोश हो जाते और अब अपनी मतलब जान खुलासी हुई, लेकिन उल्टा उन्होंने इन्हीं पर मुकदमा कर दिया। अब ये केस किस तरह से चलता है, वो मेडिकल की रिपोर्ट कहाँ गई, आपको पता है हमारे यहाँ बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पर मेरा एक मशवरा है अपने बहन भाइयों को कि कभी भी कोई इस तरह का मामला हो, अपनी चीज़ों को सेफ एंड साउंड रखें। हर चीज़ की रिकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए, हर चीज़ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जब मामलात को इस तरह से ठप करते हैं तो यहाँ से इनसे गलती एक ये हुई कि इन्होंने जब दरख्वास्त दी तो उसमें उन्होंने कहा कि गलतफ़हमी हो गई और इसी गलतफ़हमी की दरख्वास्त ने इनको बुरी तरह फंसा दिया क्योंकि इनसे बाकायदा तौर पे इनका वकील तक खरीद लिया गया था। जो वकील इस लड़की के साथ खड़ा था, उस वकील से कहा गया कि आप इसके ज़रिए ये दरख्वास्त दिलवाएँ और जब ये दरख्वास्त दिलवाई तो फिर उसके ऊपर धोखाधड़ी के का मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि उसने अपनी दरख्वास्त में कह दिया था कि गलतफ़हमी हुई और इस गलतफ़हमी पर हमारी किरदार कशी हुई, ये कहकर उस लड़की पर उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वकील ने इस फैमिली को गलत गाइड किया, उन लोगों पर एहसान करते-करते, उनको माफ़ करते-करते ये खुद बुरे फँस गए। अब देखिए केस को किस तरह लेकर आगे चलते हैं। यकीनन मेडिकल रिपोर्ट्स को भी मैनिपुलेट किया गया होगा। वकील जब दूसरों के साथ मिल जाते हैं ना, वकीलों को भी आजकल कई बहुत अच्छे हैं, कई जब खरीदे जाते हैं, तो फिर आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं, अगर आप दूसरी पार्टी के साथ बिक गए, तो फिर तो समझिए कि आपका तो नुकसान ही नुकसान है। आगे खाई है और पीछे दरिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।